तोता और मैना की कहानी एक प्रेरणादायक कथा। पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और बाल कथाओं में पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया है। तोता और मैना की कहानियां बचपन से ही हमें सुनाई जाती हैं, जो हमें प्रेम, त्याग, चतुराई और धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। इस विस्तृत कथा में हम तोता और मैना की कहानी, जिसमें उनके प्रेम, संघर्ष, वियोग और पुनर्मिलन की मार्मिक गाथा समाहित होगी। तोता और मैना का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बहुत समय पहले एक घना हरा भरा जंगल था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। ये जंगल विशाल वृक्षों, कलकल बहती नदियों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियों पर कई पक्षियों का बसेरा था। इसी पीपल के पेड़ पर तोता और मैना का जन्म हुआ। तोते का नाम मधुर रखा गया, क्योंकि उसकी आवाज अत्यंत मधुर थी। वहीं मैना का नाम सुरभि रखा गया, क्योंकि वह सुंदरता और कोमलता की प्रतीक थी। दोनों पक्षी एक ही घोंसले में पले बड़े और बचपन से ही घनिष्ठ मित्र बन गए। मधुर और सुरभि पूरे जंगल में अपनी चंचलता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे साथ में भोजन खोजते, झरनों के पास खेलते और सूरज की पहली किरण के साथ जंगल में घूमने निकलते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। अलगाव की पीड़ा। जंगल का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शिकारी जंगल में आया। उसने अपने जाल बिछाए और दुर्भाग्यवश सुरभि उस जाल में फंस गई। मधुर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। शिकारी मैना को पकड़कर एक सुनहरे पिंजरे में बंद करके शहर ले गया। मधुर का दिल टूट गया। वह दुखी होकर जंगल में इधर उधर भटकने लगा। वह अपने मित्रों से पूछता, क्या किसी ने मेरी सुरभि को देखा है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। उसने संकल्प लिया कि वह अपने प्रेम को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। मैना की व्यथा। शिकारी ने सुरभि को राजा के महल में बेच दिया। राजा को सुंदर और बोलने वाली मैना बहुत पसंद आई। उसने उसे एक बड़े सुनहरे पिंजरे में रखा और उसकी देखभाल के लिए सेवक नियुक्त किए। लेकिन सुरभि के लिए यह सुनहरी कैद किसी अभिशाप से कम नहीं थी। हर रात वह अपने मधुर के बारे में सोचकर रोती। उसे जंगल की स्वतंत्रता याद आती। महल में उसे अच्छे भोजन और आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह खुशी से कोसों दूर थी। तोते की यात्रा। मधुर ने निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर सुरभि को खोजेगा। वह जंगल छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। रास्ते में कई बाधाएं आईं। उसने कई नगरों की यात्रा की, लोगों से सुरभि के बारे में पूछताछ की। एक दिन वह एक बुजुर्ग तोते से मिला, जिसने उसे बताया कि राजा के महल में एक सुंदर बोलने वाली मैना बंद है। मधुर को यकीन हो गया कि वह उसकी सुरभि ही है। तोते की चतुराई और पुनर्मिलन। मधुर महल के पास पहुंचा और वहां तैनात पहरेदारों को देखकर चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि वह भीतर कैसे जाए। तभी उसे एक युक्ति सूझी। वह एक साधारण पालतू तोते की तरह महल के बगीचे में उड़कर चला गया और वहां की एक डाली पर बैठ गया। महल के सेवकों को उसकी मीठी आवाज बहुत पसंद आई। राजा तक ये खबर पहुंची और उसने तोते को पकड़ने का आदेश दिया। मधुर को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया, जहां पहले से ही सुरभि थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्वतंत्रता का संग्राम। मधुर और सुरभि ने मिलकर योजना बनाई कि वे इस कैद से कैसे मुक्त होंगे। एक रात जब सभी सो रहे थे, मधुर ने राजा की नकल उतारकर पहरेदारों को भ्रमित कर दिया। इससे पहरेदारों को लगा कि राजा उन्हें बुला रहे हैं और वे भागकर वहां चले गए। इसका फायदा उठाकर दोनों पक्षी महल से उड़ गए और अपनी आजादी वापस पा ली। जंगल की वापसी और सुखद जीवन। दोनों पक्षी खुशी खुशी अपने प्यारे जंगल में लौट आए। सभी जीव जंतु उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। अब उन्हें स्वतंत्रता और प्रेम दोनों मिल चुके थे। तोता और मैना ने सबको सिखाया कि प्रेम और धैर्य से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। उपसंहार। तोता और मैना की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य, त्याग और संघर्ष की भावना होती है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सच्चा प्रेम हमेशा संघर्ष से गुजरता है, लेकिन अंततः जीतता है। स्वतंत्रता सबसे अनमोल चीज है, इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। धैर्य और चतुराई से। तोता और मैं की पौराणिक हिंदी कथा। जम्बूद्वीप के भारत खंड में एक समय में सरकार जी नामक राजा राज करता था। उस राजा को राज करने के अलावा और भी बहुत से काम और शौक थे। वह राजा अपनी प्रजा से अधिक पक्षियों को प्यार करता था। आधी रात का समय था। अमावस्या की रात थी और शमशान भूमि में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। कहीं दूर से सियारों की हुआ हुआ की आवाजें आ रही थीं।
ऐसे में ही राजा विक्रमादित्य एक बार फिर ऊपर पेड़ पर चढ़े और पेड़ की टहनी पर लटके बेताल को टहनी से उतारकर अपने कंधे पर लाद लिया। विक्रमादित्य जब बेताल को अपने कंधे पर लाद कर चलने लगे तो बेताल ने कहा, राजा तुम बहुत ही ढीठ हो, तुम ऐसे ही नहीं मानोगे, ये कठिन रास्ता आराम से कट जाए, इसलिए मैं तुम्हें जम्बूद्वीप के राजा सरकार जी के तोते मैना की कहानी सुनाता हूँ। लेकिन राजा, अगर तुमने बीच में मौन भंग किया तो मैं वापस चला जाऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। जम्बूद्वीप के भारत खंड में एक समय में सरकार जी नामक राजा राज करता था। उस राजा को राज करने के अलावा और भी बहुत से काम और शौक थे। वह राजा अपनी प्रजा से अधिक पक्षियों को प्यार करता था। उसके पक्षी प्रेम के बहुत सारे प्रमाण उस समय के अभिलेखों में दर्ज हैं। उस राजा की पक्षियों के राजा मोर से अत्यधिक मित्रता थी, जिसके बारे में उस समय के इतिहासकारों ने विस्तार से चर्चा की है। उस काल के भित्ति चित्रों में भी राजा सरकार जी को मोर को अपने स्वयं के हाथों से दाना खिलाते हुए दिखाया गया है। मोर के अतिरिक्त राजा सरकार जी को तोते पालने का भी बहुत ही शौक था। सरकार जी को सीबीआई नामक एक पालतू तोता तो अपने पूर्ववर्ती राजा से ही मिल गया था। वह तोता सरकार जी से पहले के राजा के बहुत काम आता था, पर पूर्ववर्ती राजा तोतों के उपयोग में इतना माहिर नहीं था कि ज्यादा तोते पिंजरे में बंद रखता और उनसे अधिक लाभ उठाता। पर सरकार जी इन मामलों में न सिर्फ बहुत बुद्धिमान था, बल्कि तोतों को पालने और उनका लाभ उठाने में माहिर भी था। इसलिए सरकार जी ने अधिक से अधिक तोतों को अपने राजमहल में पिंजरों में बंद कर दिया और उनसे अपने काम निकलवाने लगे। ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए जैसे जो तोते पहले खुले आसमान में उड़ते थे और कभी कभी राजमहल में दाना चुगने आ जाते थे, अब पिंजरे में कैद होकर राजमहल में ही रहने लगे। जब कभी भी राजा सरकार जी को उनसे कोई काम करवाना होता तो राजा जी उन्हें पिंजरे से बाहर निकाल देते और वे तोते राजा के मन मुताबिक काम कर वापस पिंजरे में आ जाते। राजा सरकार जी ने एससी और ईसी जैसे आज़ाद तोतों को भी पिंजरे में डालने की कोशिश की। सरकार जी को बीच में सफलता हासिल होती भी रही, परंतु ये अपनी प्रकृति से ही आज़ाद हैं, इसलिए ज़्यादा दिन तक पिंजरे में कैद नहीं रह पाए और सरकार जी के अथक प्रयासों के बावजूद ये अधिकतर आज़ाद ही बने रहे। इन तोतों का काम बहुत ही सिंपल था, बस राजाओं का कहना मानना, राजाओं की इच्छा को अंजाम देना। जिससे राजा खफा हो उसके यहाँ जाकर खूब शोर मचाना, उसे तंग करना, उसे चोंच मारना, मतलब जैसे भी हो सके, जहां तक हो सके उसे परेशान कर देना। राजा सरकार जी ने तो किसी को भी, जो भी सरकार जी या उनकी सरकार के थोड़ी भी खिलाफत में था, भले ही वह राजनेता था या अभिनेता, अखबार था या टीवी था, प्रिंट मीडिया था या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी को अपने तोतों से कटवाया। पर सरकार जी को सिर्फ इतने में चैन नहीं था, उन्हें तो कुछ और चाहिए था, कुछ नया, कुछ स्पेशल। तभी राजा सरकार जी को सुदूर पश्चिम के एक देश में एक ऐसी मैना का पता चला जो बहुत ही काम की थी। तोते अपना काम तो करते थे पर शोर भी बहुत मचाते थे। काम की सबको खबर हो जाती थी, पर यह मैना सारा काम चुपचाप कर लेती थी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। जहां तोतों को अपना काम करने के लिए खुली खिड़कियों दरवाजों की जरूरत होती थी, वहीं मैना बंद खिड़की दरवाजों से भी अंदर घुस जाती थी। उसे तो जरा से छेद की भी जरूरत नहीं होती थी, सॉलिड ठोस दीवार के पार भी काम कर आती थी। वह मैना सचमुच ही बड़े काम की चीज थी। राजा सरकार जी को ऐसी चीज की ही तलाश थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मैना सिर्फ राजाओं को ही उपलब्ध थी। कई देशों के राजा उस मैना को खरीद चुके थे। महंगी थी पर राजाओं को अपनी जरूरत के लिए पैसे की क्या कमी। सो राजा सरकार जी ने भी उस मैना को महंगी कीमत में सैकड़ों की तादाद में खरीद लिया और उसकी जगह जगह तैनाती कर दी। कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा तुमने भी राज किया है, राजा बताओ कि राजा सरकार जी को इतने सारे पालतू तोते मैना की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि तुमने जानते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने सोचकर उत्तर दिया, बेताल तुम्हें तो सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मालूम होते हैं, मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो। राजाओं को इन तोते मैना की जरूरत अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए होती है। आमतौर पर राजाओं का काम एक या दो तोते से ही चल जाता है, पर सरकार जी विरोध का स्वर जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए उसे कई पिंजरे में बंद की तोतों के अलावा विदेशी मैना की भी जरूरत पड़ी। इतना सुनते ही बेताल ने कहा, राजा तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोलकर मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और बेताल उड़कर वृक्ष की टहनी पर लटक गया।